नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। नेहरू जी ने 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दिनों में इसे लिखा था। सन 1946 में यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। तो आज मैं आपको भारत की खोज का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूं। इसके पहले दो भागों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं भारत की खोज का तीसरा भाग। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर हमें उस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इनकी तलाश केवल एक संयोग मात्र थी। इनके अवशेष बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि ये बहुत विकसित सभ्यता थी। ये सभ्यता मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। ये भी 100% सही है कि यही सभ्यता बाद में भारत के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी थी। इसने सिंधु घाटी सभ्यता के फारस, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित करके व्यापार किया था। इस नागर सभ्यता में व्यापारी वर्ग अमीर था। सड़कों पर दुकानों की लंबी कतारें थी, लेकिन दुकानें बहुत छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के मध्य समय के कई ऐसे दौर गुजरे हैं जिनके विषय में हमें बहुत ही कम जानकारी है। वैसे भी इस समय अधिकांश बदलाव हुए हैं, लेकिन उसमें आंतरिक निरंतरता की ऐसी कड़ियां अभी तक चली आ रही हैं जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हुई थी। ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें कई वर्षों से लगातार चली आ रही परंपरा तथा रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों, दस्तकारी और फैशन के कपड़ों की याद दिलाता है। इस सभ्यता ने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के महत्वपूर्ण चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। मुझे भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक नवजात शिशु की तरह नहीं, बल्कि कई रूपों में जन्मे एक सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अनजान नहीं है, बल्कि उसने कई कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी का विकास कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे और उनका आगमन कहां से हुआ था, इस बात की जानकारी हमें अब भी नहीं है। इस बात की संभावना अधिक है कि आर्यों की संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, जिसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी पाई जा सकती हैं। कुछ विद्वानों को आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियां एवं संस्कृति के बीच आवश्यक एक रूपता दिखाई पड़ती है। यदि पूरा काल में कुछ लोगों का भारत में आगमन हुआ भी था, तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हम व्यवहारिक दृष्टि से भारत के ही निवासी मान सकते हैं। इस सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हो गया, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसा भी माना जाता है कि इसके अंत का कारण बाढ़ या सूखा हो सकता है। मौसम के परिवर्तन ने इन इलाके के निवासियों और उनके रहन सहन को भी प्रभावित किया है। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इसको ढकने वाली बालू की परत जो शहर की सतह पर जम गई, जिसके कारण लोगों को ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। इसके बाद आने वाली सभ्यताएं अलग प्रकार की थीं।
इनमें कृषि की प्रधानता तथा थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी था। खेती और पक्ष पर जोर देकर नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी भारत से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। आर्यों का आना सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रहीं और भारत में ही रम गई। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के साथ हुआ जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय व मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। बाद में कई अन्य जातियों ने भी अपना प्रभाव इस संस्कृति पर छोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेदों को ही माना जाता है। अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन धर्म ग्रंथों को और अधिक पुराना माना जाने लगा है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। ये हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत समानता है। ऐसा माना गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक नजदीक है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसलिए वेद का सीधा साधा मतलब है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है और न देव मंदिर। हिंदू लोग वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। पहला वेद अर्थात ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के उद्गार तथा प्रकृति के सौंदर्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश शुरू की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता की शुरुआत से ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन के छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए सचेत हुए। भारतीय लोग परलोक परायण हैं, ऐसा बहुत से पश्चिमी लेखकों का मानना है। हमें भारत में भी और दूसरे स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर धाराएं विकसित होती दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को मानती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि हर देश के गरीब और भाग्यहीन लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि क्रांतिकारी नहीं हो जाती। यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है, लेकिन अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है, कभी दूसरी पर। लेकिन वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारतीय सभ्यता में बाहरों ने कदम रखा, तभी लोगों ने जीवन और प्रकृति में गहरा रस लिया। इन्हीं युग में कला, संगीत, साहित्य, चित्रकला, गाने नाचने की कला और रंगमंच आदि का विकास हुआ। कोई भी संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वे 1000 वर्षों तक कायम नहीं रह सकती है। हमें शुरू से ही इस बात ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी आज अपना अस्तित्व कायम रखे हुए है। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहनीय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। इस व्यवस्था का निर्माण एक खास युग की परिस्थिति के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य तो समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना था, लेकिन ये उसी समाज और मानव मन के लिए बंदी गृह बन गए। ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही, फिर भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार संपूर्ण भारत व पूर्वी समुद्रों तक फैला। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग अलग नहीं रहा था, बल्कि ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। उसके 3-4 हजार वर्षों के सांस्कृतिक विकास का अटूट सिलसिला अद्भुत ही है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और कई चीजों के बारे में सत्य की तलाश की उत्सुकता दिखाई पड़ती है।
इनमें आत्मबोध पर विशेष जोर दिया गया है। उपनिषदों का मुख्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। जादू टोना व लोकोत्तर ज्ञान की निरुत्साहित किया गया और सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को बेकार बताया गया है। आत्मिक प्रगति के लिए शरीर और मन का पवित्र होना अति आवश्यक है, ऐसा सभी धर्मों में माना गया है। सच्चाई पर बल देना उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी मशहूर प्रार्थना में असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर चलने की कामना की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसी लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के विषय में एक स्रोत है। उपनिषदों की प्रार्थना में प्रत्येक श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरेवेति चरेवेति, अर्थात हे यात्री, इसलिए चलते रहो। किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयमित जीवन, आत्मत्याग, शरीर स्वस्थ और मन का पवित्र होना जरूरी है। प्रगति के लिए उपनिषदों ने बार बार इस विचार पर जोर डाला कि शरीर स्वस्थ, मन स्वच्छ और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन व अन्य उपलब्धियों के लिए संयम, आत्मपीड़न तथा आत्मत्याग का होना आवश्यक है। भारतीय चिंतन में ये विचार सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में हुए जन आंदोलनों द्वारा भारत को आंतरिक रूप से हिलाकर रखने वाली मनोवृत्ति को समझने के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य समाज को विघटित करने वाले झगड़ों से बचाते हुए एक संतुलित जीवन जीते थे। एक विशाल ढांचे के अंदर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद का जीवन बिताने की छूट देकर विशाल दृष्टिकोण होने का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां अपने आप में अनूठी थी, लेकिन उनके व्यक्तिवाद को ये परिणाम हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर तथा समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक संपूर्ण समाज की न तो कल्पना थी और न ही उसके प्रति उसका कोई भी दायित्व बोध था। वे समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे, इसका भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इस विचार का विकास आधुनिक युग में हुआ, क्योंकि यह किसी प्राचीन समाज में नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं ज्यादा ही बल दिया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस विचारधारा का कायल हो गया। हमारे सारे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये भी कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में कठोरता के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधली होती चली गई। हमारा दुर्भाग्य कि हमने भारत में अन्य देशों में विश्व के प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले ताड़ पत्रों या भोज पत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ था। जो भारतीय पुस्तकें खो गई हैं, उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर इसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका वर्णन एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहितों और धर्म की पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म तथा ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का खंडन किया और साथ ही वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए ये घोषणा की कि विश्वास ही वेदों स्वतंत्र होना आवश्यक है और पूर्व में मानी गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोनों, रूढ़ियों और अंधविश्वास की घोर निंदा की। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। धन्यवाद। तो कैसा लगा
आपको भारत की खोज का तीसरा भाग। इसके अगले भाग में हम अगली मुलाकात में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।